हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे थे। और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे? मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपने क्या देखा था? तो पिछले क्लास में आपने सीखा था सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। ठीक है। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती थी? दो आकृतियां अगर एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो वे आकृतियां कहलाती थी क्या? सर्वांगसम आकृतियां। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया और बिल्कुल इसी के जैसा एक और त्रिभुज बना दिया, एकदम इसी के जैसा बेटा है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना आपको। बिल्कुल एकदम ऐसा ही है, इतना ही बड़ा। इसके सारे जो साइड्स हैं, जो इनकी भुजाएं हैं, वो आपस में बराबर हैं, कहने का मतलब उनके आपस में कोण बराबर हैं। ठीक। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वह क्या कहलाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनके क्षेत्रफलों के बारे में सीखा था। अब इसी पर आधारित आपको एक प्रश्न करना है। तो चलिए इस वाले प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन पोल सेक्शन बच्चों मैंने ऑन कर दिया है। सर मैंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि घर में ही हो जाता है इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को बता दूंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सारे बच्चे इस प्रश्न का हल निकालिए और इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। गुड बच्चों, गुड। चलो अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का हल देखते हैं। देखो, लिखा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा क्या है? इस पी क्यू आर त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि पी एस का मान बेटा पूछा है। देखो, ये वाली चीज पूछी गई है आपसे। ठीक।
अब एक चीज और बोली गई है कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो बेटा आप खुद सोचो, अगर दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो क्या इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे? तो अगर एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पीक्यूआर का भी क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, इतना समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया आपको? गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपको इतना समझ में आया तो देखिए ये सवाल बहुत ही आसान हो गया। फिर कैसे आसान हो गया देखिएगा। ऐसे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि इसका क्षेत्रफल है 40, तो इसका भी वही होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 40 = 1/2 गुना आधार। बेटा आधार की लंबाई दे रखी है ना, देखो इस त्रिभुज के आधार की लंबाई दे रखी है, कितनी है? 10। ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम लोग ऊंचाई को h मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ऊंचाई को h मान लिया। अब बस इसी वाले इक्वेशन को आप लोग हल कर दीजिए। 10 को 2 से कट करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। इसलिए h बराबर 40/5। 40 को 5 से भाग दे दीजिए, यानी कि 8। तो सही उत्तर कौन सा होगा बेटा? तो विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बताइए किन बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई? अगर आपको ये समझ में आ गया तो वाई लिखिए। सर एक बार फिर से समझाना। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं, ठीक है? देखिएगा, आपसे बोला ये जा रहा है कि दो त्रिभुज हैं, है ना, और दोनों के दोनों तरफ सर्वांगसम दे रखे हैं, ये सवाल में दे रखा है। तो आपको ध्यान बस इतना देना है कि अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है ना कि इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो जब इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, तो अगर मैंने बोल दिया एक का क्षेत्रफल है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ दूसरे का कितना होगा? तो आप कहोगे तुरंत सर इसका भी तो 40 ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो बस इसी चीज का मैंने यूज किया। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, मैंने लिखा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हमने इस वाले सूत्र का प्रयोग कर लिया, देखो इस वाले सूत्र का। अब इस वाले सूत्र का प्रयोग करके हमने आधार की जगह पे 10 रखा, क्यों? क्योंकि आधार की वैल्यू कितनी है? 10 है, यहाँ पे देखो दे रखी है 10। ठीक है, हमने 10 रख दिया। और ऊंचाई का मान हमें नहीं मालूम था, और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम था, कितना? 40। सभी मानों को हमने जब रखा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 40 लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 गुना 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। फिर यह 5 अपना साइड चेंज करके इधर जाएगा, तो 40 को 5 से भाग देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कितना आएगा? 8 आएगा। अतः सही उत्तर क्या होगा? ए वाला पार्ट, यानी कि 8 सेंटीमीटर। अभी क्लियर है? यस सर। गुड। चलो बच्चों, अब अपने आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, तो आज का हम लोग का टॉपिक है ठोस आकृतियां। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। ठीक है बच्चों, हम लोग आज सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कैसी होती हैं? तो ये त्रिविमी की आकृतियां, यानी कि 3D शेप्स के बारे में पढ़ना है। देखना, वह सभी आकृतियां जिनकी 3 विमाएं हों, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई,
तो इनको बोलते हैं त्रिविमीय आकृतियां या फिर 3D शेप्स। आप क्या करो ना, कोई सा भी पेन ले लो जो आप पेन यूज करते हो, तो आप ध्यान से देखोगे तो उस पेन में 3 तरीके की चीजें हैं। एक तो है बेटा लंबाई, दूसरा है चौड़ाई, और तीसरा होगा ऊंचाई। बताओ सभी लोग इस बात से सहमत है या नहीं है? जो आपका पेन होता है बेटा, ठीक है, जो पेन है आपका, उसमें 3 तरीके की चीजें हैं। एक है लंबाई, पेन की लंबाई, एक है चौड़ाई, यह कितना चौड़ा है, ठीक है, और एक है इसकी ऊंचाई, कि इसकी ऊंचाई कितनी है या फिर इसकी मोटाई कितनी है। बताइए, इतना ये क्लियर हुआ आपको? तो इस यस सर। प्रकार तो इस प्रकार की चीजों को हम लोग बोलते हैं 3D शेप्स। इनफैक्ट आप अपने रियल लाइफ में जितने भी फिगर्स देखते हैं, जैसे कि बॉल हो गया, बॉल ले लो, ठीक है, समझना मेरी बात को। जिस बॉल से आप खेलते हो ना बेटा, उस बॉल को ले लो, तो वह बॉल क्या है, एक 3D फिगर है, ठीक है। आप बर्थडे में जाते हो, ठीक है, या फिर अपना बर्थडे मनाते हो, तो बर्थडे में आप इस प्रकार का एक कैप पहनते हो। बताओ बेटा, पहनते हो या नहीं पहनते हो? इस प्रकार का एक कैप आता है। तेरा कड़ा है विनोद कुमार कड़ा है। तो इस प्रकार का कैप भी एक 3D फिगर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वह सभी आकृतियां जिनमें 3 प्रकार की लंबाइयां होती हैं या 3 प्रकार की विमाएं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं, उन्हें 3D फिगर्स कहते हैं। आप माचिस का डिब्बा ले लो, या फिर बच्चों आप लोग लूडो खेलते हो, ये बताओ, ऐसा समझते हैं, इसे कैसे समझ लेते हैं। पहले ये लूडो कौन खेलते हैं? आज सभी लोगों ने खेला होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो कोई सर बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, यस, बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। तो मैंने ये कहा कि यार लूडो में एक पासा होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो उस डाइस में, ठीक है, इस प्रकार से चीजें बनी होती हैं कि मान लो ये 3 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, मान लेते हैं ये इस प्रकार से, इसको 5 बना लेते हैं सब कुछ, ये 3 हो गया, है ना। तो इस प्रकार का एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पासा, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जा सकता है डाइस। तो ये जो डाइस होता है ना बेटा, यह भी क्या है, एक 3D फिगर है। क्या है ये? एक 3D फिगर है। क्यों? ध्यान से देखना, मैं क्यों बोल पा रहा हूं कि यह 3D फिगर क्यों है। देखना इसमें क्या क्या, देखो ये तो लंबाई हो गई एक, ये वाली चौड़ाई, या फिर चौड़ाई को मैं येलो कलर से बना देता हूं, देखना, देखो, येलो कलर से ऐसे, ये मैंने चौड़ाई बना दी, ठीक है। और इसकी ऊंचाई को मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं, या तो ब्लू, चलो ब्लू से बनाते हैं। देखो ये रहा ब्लू, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक। लंबाई को मैंने रेड कलर से बना ही दिया है, आप लोग देख ही सकते हैं। बताइए बच्चों, क्या आपको ये चीजें क्लियर हो गई? तो इस पासे में कितनी विमाएं आपको दिख रही हैं? तो बना दिए। इस पासे में कितनी विमाएं दिख रही हैं? एक, दो या तीन? एक, दो या तीन? आप लोग का उत्तर नंबर्स में होना चाहिए। एक लिखिए, चाहे दो लिखिए, चाहे तीन लिखिए। तीन, है ना। तो जब 3 प्रकार की विमाएं आपको दिख रही हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यह जो फिगर होगा, यह क्या होगा? 3D फिगर होगा बच्चों, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में 3D शेप्स, आकृतियां। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो अब देखो, कुछ रियल एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि घनाभ हो गया, माचिस की डिब्बी। माचिस की जो डिब्बी होती है, सेम इस प्रकार का होता है ना। इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या? 3D से। फिर जो पासा आप खेलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, वो क्या है? घन है, क्यूब है, ठीक है। एक बेलन है इस प्रकार से, और एक क्या है बेटा? शंकु है ना। बेलन भी आपने देखा होगा, ठीक है।
इस प्रकार से इसको बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सिलेंडर। अब इसमें क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती है। आप देखिए ये क्या है, इस वाले, देखना ध्यान से देखना आप लोग, इस वाले बेलन की ये देखो लंबाई है, ठीक, यहां से लेकर यहां तक ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, और ये इसकी मोटाई होगी ना बेटा, कि ठीक है, ये कितना मोटे में फैला हुआ है ये चीज, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें क्या कहलाती हैं, बेलन कहलाती हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों को भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, बेलन, घनाभ, घन और क्या, शंकु, कुछ आकृतियां यहाँ बनी हुई हैं, ठीक। अब देखो वही चीज मैं जो आपको सिखा रहा था अभी को, कि आप गेंद ले लो, ठीक है बेटा, गेंद। तो गेंद क्या होता है, एक 3D फिगर है। इस प्रकार से खेलने के लिए एक रूबिक क्यूब आता है ना। इस क्यूब में पजल्स होते हैं। पजल्स में क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक ही सेम कलर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे सभी को कोई सा भी सेम कलर। जैसे मान लो अगर ग्रीन है ना, तो इस पूरे पार्ट को हम लोगों को ग्रीन करना होता है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे येलो है, तो इस पूरे वाले पार्ट को येलो करना होता है। तो इस वाले गेम का नाम क्या है, रूबिक रूबिक क्यूब है ना। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी क्या क्या है, तो लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई है, देखो बेटा चौड़ाई है, और ऊंचाई या मोटाई है ना। तो यहाँ भी यह क्या है, 3D शेप है। आप बाल्टी को देख लो, बाल्टी भी एक शेप है। बुक को देख लो, यह भी एक क्या है, 3D शेप है बच्चों। बताइए सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। गुड बेटा, गुड, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है ना, तो आप अब एक प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आने वाला है, ये रहा प्रश्न। इसका उत्तर देंगे आप लोग पोल सेक्शन में। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, तब इसका उत्तर करिए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, चलो अब इसका दो उत्तर दो चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका उत्तर दीजिए अब चैट बॉक्स में। देखिए लिखा गया है कि निम्न में से कौन सी एक त्रिविमीय आकृति है। यानी इन चारों ही फिगर्स में बेटा आपको पहचानना क्या है, त्रिविमीय यानी कि 3D शेप को पहचानना है। यही चीज आपको पहचाननी है। अब 3D शेप को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसमें 3 प्रकार की विमाएं ढूंढ लीजिए। एक होता है लंबाई, दूसरा होता है चौड़ाई, और तीसरा होता है क्या, मोटाई। पहले वाले आकृति को देखेंगे तो इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। दूसरे वाले आकृति को देखो, ये भी लंबाई और ये रही इसकी ये चौड़ाई, ठीक। यहाँ पे भी लंबाई और ये रही इसकी चौड़ाई, या फिर इसको ऊंचाई बोल सकते हैं, तो चौड़ाई नहीं है, जो भी आप जैसा भी समझ सकें। फिर अगर आप इस वाली चीज को देखेंगे तो ये है लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई, और ये रही इसकी बेटा ऊंचाई। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी होगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि ये है विकल्प नंबर डी एक 3D शेप है। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ आपको? यस सर। गुड। तो सारे बच्चों ने देखा कि इसका विकल्प नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि विकल्प नंबर डी में 3 प्रकार की विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसीलिए हम इस प्रकार की चीजों को 3D शेप्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉयड, ठीक है। देखिए अब घनाभ में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो इसके फेस के बारे में सीखेंगे, एजेस के बारे में सीखेंगे और वर्टेक्स के बारे में सीखेंगे। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं फलक, किनारे और शीर्ष। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पहले सीखना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये होती क्या है।
चलिए बच्चों, देखो घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय बंद आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, इसको समझने का आप लोग प्रयास करिए। ऐसे समझिए, यहां पे एक घनाभ बना हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। घनाभ में क्या क्या होता है? तो बेटा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया ना, आपको देखो, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया, यह इसका एक क्या है? फलक है। क्योंकि ये इन्हीं आकृतियों से यह मिल करके बनी है, यह एक बंद आकृति बनी है। या फिर इसको समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका ऐसे हो सकता है, देखो आपको इसको समझना है बेटा। माचिस की डिब्बी आप देखे होंगे, बताओ बच्चों, माचिस की डिब्बी आप लोग देखे या नहीं देखे? सबसे पहले ये बताइए, देखे है ना? गुड। यस सर। तो जो माचिस की डिब्बी है बेटा, उसको हम लोग घनाभ बोल सकते हैं। ठीक है, समझने का बस प्रयास करिएगा आप लोग। देखो इस प्रकार से मैंने बना दिया। तो आपने देखा कि जब मैंने इस प्रकार की आकृति बनाई तो क्या हुआ? यहां पे एक 3D शेप बन गई। 3D शेप का मतलब है कि इस वाले में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। कैसे कैसे होगी? देखो मैं इसको सिखा देता हूं। देखो ये इसकी लंबाई है जो मैंने येलो कलर से बनाया, ये देखो ये इसकी लंबाई है। ठीक है बच्चों, चौड़ाई को मैंने ब्लैक कलर से, चलो बना देते हैं। देखो ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं, ये इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसकी ऊंचाई को चलो मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं। ठीक है, ग्रीन कलर से ऐसे। तो आपने देखा इस घनाभ की 3 प्रकार की विमाएं, एक लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। तो यह एक 3D शेप है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो 3D शेप ये बना, यानी कि जो घनाभ बना, घनाभ यानी कि क्यूबॉयड, तो ये जिन भी शेप से मिलकर बना है उनको बोलते हैं फलक। यानी मतलब ऐसे समझो ना आप लोग, जो माचिस का एक फलक होता है, जैसे कि ये वाली चीज जिसपे हम लोग माचिस जलाते हैं। ठीक है, जिसपे माचिस जला रहे हैं तो वो भी इसका क्या है? फलक है। ठीक है, और जिसपे माचिस का चित्र बना होता है, ठीक है, उस ब्रांड का नाम लिखा रहता है, कुछ भी जो भी ब्रांड का नाम लिखा रहता है यहाँ पे बनाया गया होता है, चित्र उत्र, है ना, इस प्रकार की चीज, तो वो भी क्या है? फलक है। वो भी बेटा क्या है? एक फलक है। फिर अब इसको कवर करने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, तो ये भी क्या है? एक फलक है। तो वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। अब फलक को इंग्लिश में बोलते हैं फेसेस। क्या बोलते हैं बेटा? फेसेस बोलते हैं। बताइए बच्चों, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोगों ने देखा कि घनाभ में 6 फेस होते हैं। ठीक है, अब ऐसी आकृतियों को हम लोग बहुफलक भी बोल सकते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना। अब फलक का मतलब मैंने क्या सिखाया आपको? फेस सिखाया। अगर आप इसको गिनना चाहो तो देखो, मैं आपको रियलाइज कराने की कोशिश करता हूं। देखो एक फेस तो ये है, ऊपर वाला, ठीक, ऊपर ये बेटा यह एक फेस है ना। फिर ये रहा इसका दूसरा, ये दूसरा फेस है, दूसरा हो गया। चलो एक नीचे की तरफ है, ये तीसरा, ठीक। एक इसके बाएं तरफ ये वाला, चौथा, ठीक है बेटा। एक पीछे की तरफ, पीछे ये वाला, पांचवा। और बेटा जो सबसे आगे वाला था वो तो हम लोगों ने अभी तक लिया ही नहीं था, उसको मैं
येलो कलर से बना देता हूँ, जो सबसे आगे वाला है, देखो ये वाला, जो सबसे आगे वाला था, इसको मैंने येलो कलर से बना दिया ताकि आप लोग को थोड़ा सा पहचान मिले। ठीक, ये सबसे आगे था, तो इसको क्या बोलेंगे, छठवां फलक। तो आप लोगों ने देख भी लिया कि एक घनाभ के कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। गुड बच्चों। अच्छा, अब समझना, घनाभ बहुभुजी क्षेत्रों, पृष्ठों से मिलकर बना होता है जो उसके फलक कहलाते हैं। इसी चीज को मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते तो आप पाएंगे कि जब दो फलकों को आपस में एक रेखाखंड पर मिलाते हैं तो उनसे जो बनता है उसको बोलते हैं किनारा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने दो फलकों को मिलाया, देखो एक फलक ये ऐसे, एक फलक ये हो गया, चलो मान लेते हैं एक और फलक ऐसे मिला दिया आपने ऐसे। ठीक है बेटा, तो आपने देखा यहाँ पे किनारा बन गया, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाता हूं, देखो ये किनारा बना कि नहीं बना, तो इसी को बोलते हैं एज। क्या आपको ये समझ में आया कि एज क्या होता है? गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो रेड कलर से यहाँ इस वाली आकृति में देखो बेटा, जो रेड कलर से बनाया गया है वही क्या है, आपके किनारे हैं, या फिर इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, एज, या फिर हिंदी में बोल दीजिए किनारा। ठीक है, एज किनारे। तो कोई बच्चा गिन के बता सकता है कि कितने किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं इस वाले चित्र में? इस वाले चित्र में गिन करके बताइए कितने किनारे आपको दिख रहे हैं बेटा? सर 12। बाकी बच्चे बताइए। बाकी बच्चे भी बताइए बेटा। क्या बात है, गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो बच्चों, अब देखो, तीन किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, यानी कि वर्टेक्स बनता है। अब ये वर्टेक्स क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने इस प्रकार से बनाया एक आकृति, ऐसे ऐसे बनाया, और ऊपर भी ऐसे बना दिया, चलो ऊपर भी बना दिया। तो जब ऊपर बनाया आपने ना बेटा, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये एक आकृति बनी, चलो इसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये चीज बनी, ये चीज, फिर ये यहाँ पे इधर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अभी कुछ चीजें छुप गई हैं, उसके नीचे वाली चीजें छुप गई हैं, जो कि एक यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे। ठीक, तो आप ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्या, वर्टेक्स, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष। तो वही सिखाया गया आपको कि तीन किनारे एक बिंदु पर जब मिलते हैं तो बनने वाले बिंदु को शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया, गुड। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आप देखिए इस चित्र में ब्लू कलर से बना हुआ है, ये जो ब्लू कलर से आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये सब के सब क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है बेटा, इनको आप देख सकते हो एकदम अच्छे से, यहाँ पे चीजें एकदम क्लियरली बनी हुई हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, चलो, तो हम लोगों ने फलक के बारे में सीखा, यानी कि फेस के बारे में। फिर हम लोगों ने किनारों के बारे में सीखा, यानी कि एजेस के बारे में। फिर हम लोगों ने शीर्ष के बारे में सीखा, यानी कि वर्टेक्स के बारे में। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने सीखा। और अब हम लोग एक प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आने वाला है। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया बेटा।
गिन करके बताइए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर करते हैं इसका। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से इसको हल करने का प्रयास करिए। और हल भी क्या करना है, आपको पेन थोड़ी चलाना है, बस आपको काउंट करना है, आपको अपनी उंगलियों पे गिनना है। जो बच्चा अच्छे से गिन लेगा उसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, सारे बच्चे अब इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, गुड। तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ये है कि एक घनाभ के यानी ये जो कोने हैं बेटा, इनको गिनना स्टार्ट करिए। तो 1 2 3 4, ये रहा 5, ये रहा 6वां, ये रहा 7वां और ये रहा 8वां। यानी कि आपने जब इसको गिना तो आपको कितने शीर्ष मिल गए, तो आप सभी को मिले होंगे 8 शीर्ष। अतः विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बताइए बच्चों, क्या आपको ये बातें क्लियर हो गई? यस सर। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ चुका है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न, इसको भी हल करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। कहाँ पे? पोल सेक्शन में। ठीक है, तो मैंने इस पोल सेक्शन के लिए क्वेश्चन दे दिया है, सॉल्व करो बेटा इसको। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? सर बी। कोई बच्चा माइक ऑन करके उत्तर नहीं देगा, सारे बच्चे उत्तर देंगे पोल सेक्शन में। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। ठीक है, चलो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, लिखा है कि दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या दर्शाया गया है। तो हरे रंग में क्या दर्शाया गया, देखो अब ध्यान से देखो, ये जो लकीरें हैं इन्हीं के बारे में पूछी जा रही है। देखो ये जो लकीरें खींची गई है ना, इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। आखिर इनको बोलते क्या है, बस आपसे इसका नाम भर पूछा है। तो बेटा बताओ इसका नाम क्या है, कौन बताएगा? बताओ क्या नाम है इसका? किनारे। गुड, नारे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग इसको सीखे हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किनारे बोलते हैं, यानी कि एज बोलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है घन। ठीक है, घन का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है? क्यूब होता है। यानी घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो इसके फलक के बारे में, इसके किनारे के बारे में और इसके शीर्ष के बारे में, यानी कि फेस, एज और क्या, वर्टेक्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं।
तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखो, घन एक ऐसी त्रिविमीय बंद आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई बराबर होती है। अभी आपने जब माचिस वाला एग्जांपल लिया था तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो थी वो अलग अलग थी, है ना बेटा, देखना समझना। लेकिन यहाँ पे तीनों ही चीजें यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हैं। आप बस समझने का प्रयास करिएगा। चलो, इस प्रकार से मैंने बना दिया। अब मैंने कहा कि इसकी जो लंबाई है, मान लेते हैं अगर वो 5 सेंटीमीटर की है, चौड़ाई, देखो ये बेटा जो चौड़ाई है ये भी 5 सेंटीमीटर की है, और जो इसकी ऊंचाई है ये भी 5 ही सेंटीमीटर की है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी एल लेंथ, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, हाइट यानी कि ऊंचाई, तीनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब तीनों ही आपस में बराबर होते हैं ना बेटा, जब तीनों ही आपस में बराबर होते हैं तो बनने वाली आकृति इस प्रकार से क्या कहलाती है, तो इस प्रकार की आकृति घन कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड गुड गुड। तो कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ओके, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। जिन भी बच्चों को उत्तर देना है वे कहाँ पे देंगे, तो वे देंगे इसका उत्तर चैट बॉक्स में। तो देखो, यहाँ पे इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई है जो कि क्या है, तो यह एक घन है। घन को इंग्लिश में मैंने बता दिया आपको, क्यूब बोलते हैं। और क्यूब की खास बात क्या होती है, तो क्यूब की खास बात ये होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इसकी लंबाई को a मान लिया गया है, तो चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें बनाई गई हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये फलक क्या होता है। तो ये जो घन होता है ना बेटा, ये जो घन होता है ये जिन भी चीजों से मिलकर ही बना होता है। जैसे मान लो ये घिरा हुआ है, इस वाले से घिरा हुआ है इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फलक, फेस, है ना। फिर देखो इससे भी घिरा हुआ है, देखो इससे भी घिरा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। ठीक, तो फलकों से घिर कर ये बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बताओ कितने फलक होंगे, अगर गिन के इसकी वैल्यू बतानी हो तो गिन करके आप लोग क्या बताएंगे, इसकी वैल्यू कितने फलक होंगे बताइए। 6। गुड, बहुत बढ़िया, 6 फलक होंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या करो कि इन दो फलकों में, ठीक है, जो भी दो फलके हैं, मतलब 6 फलके हैं हालांकि, तो 6 फलकों में कितनी भी दो फलकों को ले लो, तो जब दो फलके आपस में मिलती हैं ना बेटा, देखो इस प्रकार से एक फलक ये रही, और चलो मान लेते हैं एक फलक नीचे की तरफ ये रही। तो जब ये दो फलके मिलती हैं तो देखो एक कॉमन, यहाँ पे कॉमन किनारा बनता है, देखो ये वाली लाइन, ये किनारा। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है एज या फिर किनारे। बताओ बच्चों, समझ में आया आपको? तो ये किनारा है, तो उस हिसाब से गिन करके बताइए कि इसके कितने किनारे होंगे, कितने किनारे होंगे गिन के बताइएगा। 12। बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन ये बात आपको चैट बॉक्स में बतानी थी, है ना, आपने गलती कर दी। चैट बॉक्स में बताना है, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। चलो, सारे बच्चों ने देखा फलक के बारे में और किनारों के बारे में, और अब हम लोग सीखेंगे इनके शीर्ष के बारे में। तो जो बेटा एक बिंदु पर तीनों किनारे मिलते हैं ना, किसी भी किनारे को ले लो, कहीं से भी ले लो, तो जो भी तीन किनारे आपस में मिलते हैं तो एक बिंदु बनता है, और उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है जो ब्लू कलर से बना हुआ है चित्र में, ये सब के सब क्या है बेटा, किनारे हैं, जिनको मैं रेड करते जा रहा हूं, तुम देख पा रहे होगे। तो जितने हैं सबके सब क्या हैं, किनारे हैं। ठीक, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये आपको चीजें क्लियर हैं तो वाई लिखिए, और अगर नहीं क्लियर है तो एन लिखिए।
बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ प्रश्नों को हल करो। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32। इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन मैंने पोल सेक्शन बेटा ऑन कर दिया। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, जल्दी से जाइए और इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सर बी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि माइक ऑन करके उत्तर नहीं बताना है। अगर आपको मालूम है तो वो चैट या तो चैट सेक्शन में दीजिए या फिर पोल सेक्शन में दीजिए। सबसे अच्छा उपाय होता है पोल सेक्शन का। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। ओके ओके ठीक है। देखो क्या बोला गया कि एक घन के कितने किनारे होते हैं, तो गिन लीजिए किनारों को। तो जब आप किनारों को गिनेंगे तो किनारे क्या होते हैं, देखिए ये जो लाइंस हैं, है ना, ये जो मैं रेड कलर से अब बना रहा हूं, इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, किनारे बोलते हैं। अभी तक मैंने 3 किनारों को बनाया, ये रहा चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, फिर ये रहा 10वां, फिर बेटा देखो ये रहा 11वां, और अंत में ये रहा 12वां। तो आप सभी ने देखा कि इसके कितने किनारे हैं, तो 12 किनारे हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बताइए बेटा, सभी को ये चीजें क्लियर हैं? सभी को ये चीजें क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अगला प्रश्न करिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। सॉरी सॉरी, हम लोग प्रश्न नहीं करेंगे, अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, बेलन क्या होता है, अब इसके हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखना बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। हम लोग बेलन के बारे में सीखने जा रहे हैं। अब बेलन आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे, जैसे कि आप अपनी मम्मी को देखते होंगे, है ना, घरों में रोटी बनते हुए। तो जब रोटी बनाया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है बेटा, बेलन का उपयोग किया जाता है ना। इस प्रकार से एक चीज होती है। बताइए आपने देखा है या नहीं देखा है, जल्दी से बताइए। यस सर। देखा है ना, गुड। तो हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है। फिर मैं अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि 2 वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसके 2 सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्र आयत होता है। इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप ऐसे समझना। आप बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो यहाँ पे ये पहला वृत्त लिया गया है, ये दूसरा वृत्त लिया गया है, और एक बेटा आयत लिया गया है। तो अब क्या करो, अब इस आयत को मोड़ना स्टार्ट करो। जैसे कि एक पेज ले लो, है ना, ऐसे एक पेज ले लो और इस पेज को रोल करना स्टार्ट करो। रोल मतलब समझते होगे आप लोग, मोड़ना। तो जब इस प्रकार से मोड़ोगे, ठीक है बेटा, जब इस प्रकार से मोड़ोगे तो क्या ये पेज रोल हो करके ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा, देखना। ऐसे रोल होकर के इस प्रकार से बनेगा या नहीं बनेगा, आप खुद बताओ। बनेगा ना। तो क्या करना है आपको कि ऊपर वाले वृत्त को और नीचे वाले वृत्त को जोड़ देना है। तो आप जब जोड़ेंगे तो नीचे चीजें गिरेंगी नहीं, ठीक। तो जब जोड़ेंगे, देखना, तो ये रहा वृत्त ऊपर के लिए, ये रहा वृत्त नीचे के लिए, और ये बीच में क्या है, आयत है, ठीक। ये बीच वाली जो आकृति क्या है, वो आयत है। तो इस प्रकार से जो बनी हुई आकृति होती है ना बेटा,
इस प्रकार से जो बनी हुई आकृति है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं इसको, बेलन बोलते हैं, ठीक, बेलन। या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलेंडर। सर हाँ बताइए। सर वक्र आयत क्या होता है? ठीक है, देखो वक्र आयत मतलब होता है, ये जो आयत है ना, ये जो आयत आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो फिगर है ये वाला, इसको हम लोग मोड़ रहे हैं। मोड़ने का मतलब इसको गोलाकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को बोला गया है वक्र आयत। ये कोई नई चीज नहीं है बेटा, ठीक है। एक आयत को वक्र की तरह से, है ना, यानी कि मोड़ करके एक शेप दिया जा रहा है। आई बात आपको समझ में? यस सर। गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम इस आयत को, देखो बेटा वक्र आयत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जब हम इस आयत को, आप एक पेज ले लो ना, सिंपल पेज ले लो, और उसको इस प्रकार से मोड़ना स्टार्ट कर दो। मान लो तुमने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे ऐसे मोड़ दिया। जब इस पेज को ऐसे मोड़ोगे तो एक ऐसे बनेगा शेप, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर एक वृत्त रख देना है और नीचे भी एक वृत्त रख देना है, ऐसे, ठीक। तो इनके वजह से जो आकृति बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, ठीक है, बेलन बोलते हैं। अब एक बेलन बनाने के बाद देखना, अब मैं एक बेलन बना रहा हूं, ठीक, इसको ऐसे मैंने बना दिया, यहाँ पे देखो इसको ऐसे बना दिया। तो अब ध्यान से देखोगे तो नीचे एक वृत्त है। तो जब एक वृत्त है बेटा, तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, बताओ। इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी या नहीं, वाई या एन लिख करके बताइए। होगी ना, त्रिज्या होगी। गुड। तो उसी त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं बेलन की त्रिज्या, है ना। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बेलन की त्रिज्या बोलेंगे। या फिर अगर आप देखोगे तो यह बेलन इसी पर खड़ा है, यानी इसी पर ये टिका हुआ है, तो हम लोग इस वाले पृष्ठ को, ठीक है, बेलन का आधार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार, क्योंकि इन्हीं वृत्तों पर यह बेलन क्या है, खड़ा हुआ है। बताइए, आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि आधार क्या होता है बेलन का? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। गुड, गुड, ठीक है बच्चों। अब आपको ऐसे समझना है कि इन दो आधारों के बीच जो लंबवत दूरी होती है ना, उसी को हम लोग बेलन की ऊंचाई बोलते हैं। तो आप इन दोनों ही आधारों को ऐसे मिला दीजिए। देखो इस वाले रेखा से मैंने मिलाया, किनको किनको मिलाया, इनके आधारों को, यानी इस वाले वृत्त को और इस वाले वृत्त को। तो जब इनको मिलाओगे तो जो ऊंचाई बन रही है ना बेटा, उसको बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। और इसको किससे दिखाया गया है, तो स्मॉल एच से दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। मैंने अभी को सिखाया था बेलन की त्रिज्या क्या होती है, तो जो वृत्त आप देख पा रहे हैं उसकी त्रिज्या, तो दोनों वृत्तों की जो भी त्रिज्याएं होंगी उसको क्या बोलेंगे, बेलन की त्रिज्या होंगी, और ये आपस में बराबर होंगी बेटा। अगर आपने ये पूरा आधार इनका सेम रखा है तो ये त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाले को आपने 4 सेंटीमीटर लिया है त्रिज्या, तो नीचे वाला भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि आप आधार को सेम रखेंगे, ये वाली चीज। बताइए, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? यस सर। चलो बेटा, तब एक प्रश्न करो। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, ठीक है, इसको हल करो और इसका उत्तर दो आप लोग।
चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए आप लोग। ठीक है, ओके। चलो अब इसका हल देखते हैं। लिखा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी को मैंने आपको सिखाया था, ठीक है बेटा, अभी को जस्ट सिखाया था कि जब आप त्रिज्याओं को देखते हैं, इन दोनों ही वृत्तों की त्रिज्याओं को देखते हैं, तो इन्हीं त्रिज्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलन की त्रिज्या। ठीक है, बेलन की त्रिज्या। तो आप इसको या तो वृत्त की त्रिज्या बोलिए या फिर बेलन की त्रिज्या बोलिए, दोनों बातें सेम है। तो जब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की ही होगी। चलो बेटा, इस प्रश्न को हल करो। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करो। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए, बहुत ही इजी सवाल है। चलिए अब इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग चैट बॉक्स में। गुड गुड। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई क्या है। तो इस वाले बेलन की अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है कि आखिर ये कितना ऊंचा है। तो देखना बेटा, आपसे इसके बारे में पूछा है जो मैंने येलो कलर से बनाया है, और इस येलो कलर की ऊंचाई दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। अतः विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा बेटा। एक सेकेंड, यस, तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। बताइए बच्चों, ये चीजें क्लियर हो गई आपको? सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट किसी को? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, गुड। ठीक है बेटा, चलो अब आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लो, ये क्लास ओवर होती है। सारे बच्चे होमवर्क नोट करेंगे।